तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग सी और C++ में अपना फाउंडेशन बनाना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कन्वर्ट कैसे होता है मशीन कोड में। तो ये बहुत ही फाउंडेशनल वीडियो है और इसको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मदद करेगा तुमको समझने में कि चेन ऑफ प्रोसेसेस क्या क्या है इसमें अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आप लोगों को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं अंडरस्टैंडिंग द चेन ऑफ प्रोसेस की बीच में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, उसका एक सिंपल ओवरव्यू मैं दूंगा ताकि सब लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने सी प्रोग्रामिंग की है इससे पहले तो आप लोगों को ये मालूम ही होगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड क्या करता है, stdout क्या है, नहीं मालूम है तो भी मैं बता दे रहा हूँ, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हैश इंक्लूड क्या कर रहा है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि stdio.h एक फ़ाइल है। ठीक है, इस फाइल को इम्पोर्ट कर रहा है, इस फाइल को ले आ रहा है इस फाइल के अंदर। उसके अंदर जितना सारा फंक्शंस हैं उन सारे फंक्शंस को मैं यूज़ कर सकता हूँ इसके अंदर, इंट मेन के अंदर या इस फाइल के अंदर मैं यूज़ कर सकता हूँ अब। ठीक है, तो इंट मेन नॉर्मल है, printf हेलो वर्ल्ड ये एक यूजुअल फंक्शन है। इंट मेन के अंदर printf हेलो वर्ल्ड होगा, इतना तो सबको मालूम है। एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का सी प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, एकदम सिंपल रखा हूँ ताकि ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया सी प्रोग्राम। अच्छा, अब बात करते हैं मशीन कोड की। ये मशीन कोड क्या है? पहला बात तो मशीन कोड इज़ द लोएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम मेड ऑफ बाइनरी इंस्ट्रक्शंस दैट अ सीपीयू कैन एग्जीक्यूट डायरेक्टली। मतलब क्या कि मशीन कोड एक ऐसा टाइप का कोड है या ऐसा टाइप का रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम है जो एक प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो कि सिर्फ सीपीयू डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाएगा। अगर हम उसे खोल करके पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ज़ीरोज़ और वन का इन्वॉल्वमेंट होगा और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स कर दिया जाएगा कि हमारा टेक्स्ट एडिटर इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा कि क्या लिखा हुआ है सही से, क्योंकि वो सिर्फ सीपीयू ही एग्जीक्यूट कर पाएगा और सीपीयू ही समझ पाएगा सही से। हमारा नॉर्मल एडिटर नोटपैड उसको सही से समझ नहीं पाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बार अगर आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं या कोई गेम डाउनलोड करते हैं तो उसमें एक दो बार देखिएगा कि आपको एक ऐसा फाइल मिलेगा आपको जिसको खोलने पर आपको समझ में नहीं आएगा लिखा क्या है। फाइल खुलेगा ज़रूर लेकिन उसके कंटेंट को आप पढ़ नहीं पाएगा, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, इंसान उसको पढ़ नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका मशीन कोड एग्जीक्यूटेबल होगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। इट इज़ हार्डवेयर स्पेसिफिक, एवरी सीपीयू आर्किटेक्चर x86-64 ARM हैज़ इट्स ओन मशीन इंस्ट्रक्शन सेट। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊँगा लेकिन कम से कम इतना बता दूंगा कि ये सीपीयू आर्किटेक्चर क्या है और इस पर डिफरेंस क्या है। मैं थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, सीपीयू हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पास फ़ोन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में आपका राउटर्स लगा हुआ है, राउटर लगा हुआ है, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं। सबका सीपीयू डिफरेंट है। ठीक है, इसका कुछ और सीपीयू है, ARM64 है। ठीक है, इसका X64 है, इसका डिफरेंट टाइप ऑफ सीपीयू है। ये MIPS है। ठीक है, सब का सब अलग अलग सीपीयू है। ठीक है, फ़ोन में अलग सीपीयू है, लैपटॉप में अलग सीपीयू है, राउटर में अलग सीपीयू है। ये सब सीपीयू के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का मशीन कोड बनाना पड़ता है। ठीक है, टाइप का मशीन कोड बनाना पड़ता है। अगर हम बोले कि यार एक मशीन कोड बना है और ये मशीन कोड सब सीपीयू में चला सकते हैं तो ऐसा नहीं है। हर सीपीयू के लिए अपना एक स्पेसिफिक टाइप का मशीन कोड क्रिएट करना पड़ता है जो कि उसी सीपीयू पर ही चलेगा सिर्फ। ठीक है, तो यही है बात बता रहा है कि मशीन कोड इज़ हार्डवेयर स्पेसिफिक। वो सिर्फ स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक सीपीयू हार्डवेयर के ऊपर ही चल सकता है, हर दूसरे हार्डवेयर के ऊपर नहीं चल पाएगा। वो अपना एक स्पेसिफिक हार्डवेयर है, उस पर ही चल पाएगा। तो अगर आप लैपटॉप इस्तेमाल करें या कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका जो सीपीयू है इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सीपीयू इन द फ़ोन से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है लैपटॉप और पीसी का सीपीयू। ठीक है, और दोनों का मशीन कोड अलग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ द कंपाइलर टूल चेन। अच्छा, सी कोड, उसके बाद असेंबली, उसके बाद मशीन कोड, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल। ये क्या है कि तुम्हारा सी कोड से असेंबली कोड में कन्वर्ट हुआ, मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ और एग्जीक्यूटेबल में फिर एंड में कन्वर्ट होगा। ये करता कौन है? ये करता है कंपाइलर। ये पूरा कन्वर्जन कंपाइलर का ही खेला है। ठीक है, अच्छा अब कंपाइलर क्या चीज़ है? कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स हाई लेवल सोर्स कोड जो कि सी में लिखा गया है, C++ हो गया, वो सिंटैक्स को कन्वर्ट करता है लो लेवल फॉर्म सच एज असेंबली और मशीन कोड। असेंबली कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कोई भी सोर्स फाइल को कन्वर्ट जो करता है उसको बोलते हैं कंपाइलर हम लोग। ठीक है, वो
कंपाइलर क्या करता है कि जितना सारा कोड लिखा गया उसको एक जगह एक डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ताकि सीपीयू उस फाइल को एग्जीक्यूट कर पाए, सीपीयू इंस्ट्रक्शंस को रन कर पाए, ठीक है। यही होता है कंपाइलर का काम। तो एक कॉमन कंपाइलर होता है, उसका नाम है जीसीसी कंपाइलर। ये जीसीसी कंपाइलर बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है सी और सी प्लस प्लस कोड को कन्वर्ट करने के लिए मशीन कोड में, और स्पेसिफिकली बहुत सारा इसका एक्सटेंशन होता है। गो को भी करता है, एडा को भी करता है, फोर्ट्रैन को भी करता है। ज़्यादातर तुमको देखने को मिलेगा सी और सी प्लस प्लस के लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें होती है। प्रोवाइड्स अ फुल टूल चेन, प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, ये सब कुछ होता है इसके अंदर। अभी हम बात करेंगे थोड़ा देर बाद में इसके बारे में, ताकि आराम से सबको समझ में आए, ठीक है। तो अब स्टेप्स इन कंपाइलर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कोर कॉन्सेप्ट है जो कि काम कर रहा है, ठीक है। तो अब आता है स्टेप्स इन कंपाइलेशन। ये क्या है? पहला बात तो आप जो सोर्स कोड लिखे हैं, आपका जो सोर्स कोड है जो कि आपका फाइल डॉट सी हो गया, या जो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने दिखाया था वही सोर्स कोड है, ठीक है। अब अगर हमको जानना है कि सोर्स कोड को कैसे कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के ये पूरा प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिनमें से ये 4 प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कोर है, ठीक है। ये 4 प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा कोर है। कोर मतलब कि कोर कंपाइलेशन, कंपाइलर का एकदम बेसिक चीज़ है, ठीक है। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको समझने के लिए, लेक्सर, पार्सर, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइजर, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दूंगा आपको ताकि आप समझ जाएं कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला स्टेज जो कि देखने को मिलता है वो है प्री प्रोसेसिंग का, ठीक है। इस प्रोसेस को होने के बाद .i फाइल क्रिएट होता है, जो कि लेक्सर, पार्सर, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइज़र, ये सारा के सारा चेन से एक एक करके गुजरता है, एक एक करके स्टेप से गुजरता है, और गुजर करके आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल इन दी एंड दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो प्री प्रोसेसिंग का है। प्री प्रोसेसिंग क्या है? पहला बात तो प्री प्रोसेसिंग is a first compilation step where hash include, hash define and other conditional directives are expanded and macros are replaced। मतलब क्या, इसका सिंपल मतलब बताएं तो प्री प्रोसेसिंग बिफोर कंपाइलेशन स्टार्ट्स, ठीक है, बिफोर कंपाइलेशन स्टार्ट्स, उससे पहले ये जो हैश इंक्लूड आप देख रहे हैं ना, ये हैश इंक्लूड अपना काम करता है, ठीक है। कंपाइलर इसको देखने के बाद हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन हो गया, ये कंपाइलर जब स्टार्ट करता है कंपाइलेशन उससे पहले प्री प्रोसेसिंग करता है, और प्री प्रोसेसिंग के वक्त हैश इंक्लूड, हैश डिफाइन, ये सब चीज़ों को देखकर कंपाइलर बोलता है कि भाई रुको, हमको कुछ काम करना है। और वो काम क्या है? हैश इंक्लूड का केस में वो काम क्या है, एक सेकेंड। तो हैश इंक्लूड का केस में क्या करता है वो, उसके बाद जो हेडर फाइल हम इंक्लूड किए हैं stdr.h, और ये बहुत ही फेमस फाइल है, हम लोग कितना बार इस फाइल को, हेडर फाइल को इंक्लूड किया हम लोग को मालूम नहीं। stdr.h फाइल को जो इंक्लूड करते हैं, इंक्लूड मतलब क्या कि जब प्री प्रोसेसिंग होगा तब आपका उसी सेम फाइल में, उसी सेम फाइल .c में आपका stdr का जो भी कंटेंट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है, ठीक है, ये इसका कंटेंट पूरा का पूरा इस फाइल में ला करके रख देगा, मतलब कि एग्जिस्टिंग फाइल में, जिस फाइल को आप मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही वो काम करता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग बिफोर द कंपाइलेशन माने एक्चुअल कन्वर्जन स्टार्ट्स, व्हाट इट डज इज़ कि आपका जो stdr.h या कोई भी फाइल हो गया, और भी फाइल अगर आप इंक्लूड किए हैं, तो जितना सारा फाइल आप इंक्लूड किए हैं, सबका जो अंदर लिखा हुआ कंटेंट है, कुछ भी हो सकता है, वो कोई और फंक्शन हो सकता है, कोई और डिक्लेरेशन हो सकता है, कोई डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसे आप लिखे हैं उसके अंदर, वो सारा का सारा डेटा स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में ऐसा करके आपको प्रिंट कर देता है, ऐसे करके उसी फाइल के अंदर दे देता है, ऐसे करके खोल देता है उस फंक्शन, उस पूरा फाइल को, और खोल करके एग्जिस्टिंग फाइल में खोल देता है और एग्जिस्टिंग फाइल में ही जोड़ देता है, ठीक है। इसको बोलता है प्री प्रोसेसिंग। और हैश डिफाइन क्या करता है कि अगर आपको मालूम नहीं है तो हैश डिफाइन क्या करता है? हैश डिफाइन कोई वेरिएबल अगर आप डिफाइन किए हैं और उसका वैल्यू अगर आप सेट करना चाहते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्री प्रोसेसिंग, तो आप हैश डिफाइन पाई का वैल्यू 3.14 ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। तो आने वाले इसी प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर पाई का वेरिएबल यूज़ हुआ है तो उसको बिफोर कंपाइलेशन, प्री प्रोसेसिंग के ही दौरान पाई को रिमूव करके 3.14 कंपाइलर ही बैठा देता है, ठीक है। बार बार वेरिएबल क्रिएट नहीं करता है, डायरेक्ट 3.14 ही बैठा देगा। हैश डिफाइन का ये काम होता है जिसको कंपाइलर ही इंटरप्रेट कर सकता है, कंपाइलर ही समझ सकता है इसको, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग में ये काम होता है। और भी कई काम होता है, जैसे कमेंट्स हो गया, रिमूव करना, ये जो कमेंट्स हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग कुछ उसके अंदर लिख पाए और समझ पाए, ऐसे करके हम लोग कमेंट्स क्रिएट करते हैं कि डबल स्लैश दे करके हम लोग कमेंट्स लिखते हैं।
ताकि हम लोग को कुछ लिख पाए और समझ पाए कि ये कोड किस चीज़ के बारे में है, और ये सब चीज़ को रिमूव करता है, ठीक है, क्लीन करता है कोड को। और आउटपुट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप का आउटपुट आता है डॉट आई फाइल, ठीक है, इस स्टेप का आउटपुट है डॉट आई फाइल, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब आते हैं दूसरे स्टेप में, जो कि है लेक्सर और पार्सर। लेक्सर और पार्सर क्या करता है, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इन डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा बहुत समझा दे रहा हूँ। लेक्सर ब्रेक्स डाउन द सोर्स कोड इनटू सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। अब टोकन्स क्या है आप समझ लीजिए। टोकन हो गया आपका ये ए इंट हो गया, ए हो गया, इक्वल टू हो गया, 5 हो गया, ये सेमी कॉलन, ये सब हर एक चीज़, हर एक एलिमेंट जो कि एग्जिस्ट करता है एज एन एलिमेंट, एज एन एंटिटी, ये सब के सब टोकन्स हैं कंपाइलर की नज़र में, ठीक है। इसी को टोकर बोला जा रहा है, और इसी को लेक्सर क्या करता है, एक से एक करके कॉमा कॉमा रख करके एलोकेट करता है, इकट्ठा करता है ताकि कंपाइलर को अंदाज़ा हो कि क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। जैसे इंट हो गया एलिमेंट, ए हो गया एलिमेंट, इक्वल टू, 5 कॉमा, सेमी कॉलन, ये सारे के सारे कोड में लिखे गए एलिमेंट्स हैं, माने कोड में लिखे गए एंटिटीज़ हैं, और उसी को टोकन बोला जाता है, ठीक है। और लेक्सर का यही काम है कि टोकन को आइडेंटिफाई करे, डिफरेंट वेरिएबल्स अगर एक्सप्लेन लिखे हैं, मैंने कोई वेरिएबल बनाया है, उस वेरिएबल का नाम को आइडेंटिफाई करे, बस आइडेंटिफाई करके इकट्ठा करके रखे और कुछ नहीं करे। पार्सर अब क्या करता है, पार्सर सिंटैक्स एनालिसिस करता है, मतलब कि ये लेक्सर जो टोकन्स एलोकेट किया, मतलब एक्यूमुलेट किया, उस टोकन का एक AST ट्री बनाता है। AST ट्री में एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है, उतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना है आपको। एक टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि पार्सर बनाएगा। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्सर कोड में जो भी ग्रामेटिकल एरर्स है उसको फाइंड आउट कर सके, और देख पाए कि सी लैंग्वेज का जो कोड आपने लिखा है वो एक्चुअली ग्रामर ऑफ सिंटैक्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं। मतलब क्या, मान लीजिए कि आप अगर सेमी कॉलन देना छोड़ दिए एंड में, ठीक है, तो कंपाइलेशन एरर आएगा और उसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका सेमी कॉलन भाई नहीं है, आप सेमी कॉलन दो, सिंटैक्स एरर आएगा क्योंकि आप सेमी कॉलन को छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो सेमी कॉलन छोड़ने पर प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, आपका चलेगा नहीं, रन ही नहीं, कंपाइल ही नहीं करेगा। रन तो बहुत दूर का बात है, कंपाइलेशन में ही एरर आ जाएगा। तो ये काम पार्सर करता है चेक करने का कि सब कुछ सही जगह है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, ये सिंटैक्स इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही है कि नहीं। आप पाइथन का सिंटैक्स अगर सी में लिखिएगा तो आप ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सी का अलग ही लिखने का सिंटैक्स का तरीका है, ठीक है, तो वो तरीका को चेक करता है, ठीक है। ये हो गया लेक्सर और पार्सर। अब आता है सिमेंटिक एनालिसिस एंड आईआर जनरेशन में। आईआर जनरेशन में मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि ये वीडियो उस टॉपिक के फोकस नहीं है, ये वीडियो सिर्फ चेंज ऑफ प्रोसेसेस को हल्का फुल्का समझाने का है, और बेसिकली समझाना यही है कि मशीन कोड में सी कोड को मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ मैं। सिमेंटिक एनालिसिस क्या करता है, सिमेंटिक एनालिसिस चेक करता है कि आपका टाइप चेकिंग करता है, वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया है कि नहीं। अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और बाद में चल करके उस वेरिएबल में आप कोई और वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसमें आप कैरेक्टर टाइप या स्ट्रिंग डाल रहे हैं, तब प्रॉब्लम हो सकता है। एरर देगा आपको कि भाई वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है, उसमें सिर्फ इंटीजर ही डेटा होल्ड्स कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग देने का कोई मतलब नहीं बनता, वो तो लेगा नहीं स्ट्रिंग। तो यही चीज़ को सिमेंटिक एनालिसिस चेक करता है, ठीक है। तो उसके बाद इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उस फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर मैं ज़्यादा घुसूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए, कंपाइलर पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा, और आने वाले 4-5 वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन डिटेल होंगे इससे ही रिलेटेड, इसी टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। ये एक स्टार्टिंग वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि मैं अप्रोच कर सकूँ, एक बेसिक फाउंडेशन दे सकूँ कि सबको समझ में आए कि चल क्या रहा है। उसके बाद मैं इन डिटेल एक एक करके इन डिटेल समझाता चला जाऊँगा, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्टिमाइजेशन में। ऑप्टिमाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑप्टिमाइजेशन इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि इट इम्प्रूव्स द परफॉर्मेंस एंड रिड्यूसेस द कोड साइज। ऑप्टिमाइजेशन करता क्या है कि मान लीजिए आपने पूरा एक फ़ाइल बना लिया, ठीक है। पहला बात तो आप समझ लीजिए कि आपका पहला क्या था, स्टार्टिंग में प्री प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग हुआ, ठीक है। प्री प्रोसेसिंग के बाद लेक्सर आया, प्री प्रोसेसिंग का जो आउटपुट निकला डॉट आई फाइल, ठीक है, वो लेक्सर में गया। लेक्सर में जाने के बाद लेक्सर क्या किया, लेक्सर अपना काम किया, हर एक एलिमेंट हो गया, हर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद एक सीक्वेंस बनाया, ठीक है, एक लाइन बाय लाइन सबका सीक्वेंस बनाया और उसको पार्सर में डाल दिया। पार्सर क्या किया, पार्सर अपना काम करने के बाद, सिंटैक्स को एनालाइज करने के बाद सिमेंटिक एनालिसिस में उसको भी दे दिया, ठीक है। सिमेंटिक एनालिसिस अपना काम किया, जो कि उसका सिमेंटिक चेक किया, मतलब कि उसमें एरर है, टाइप सेफ्टी है कि नहीं, टाइप चेकिंग किया,
प्रॉपरली टाइप डिक्लेयर्ड है कि नहीं, ये सब चेक किया, ठीक है। उसके बाद IR रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हुआ। IR रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हुआ, इस पर मैं ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। IR रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हुआ, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा टाइप का रिप्रेजेंटेशन है जो कि कंपाइलर क्रिएट करता है ताकि ईजी हो कोड को कन्वर्ट करने में असेंबली लैंग्वेज में, ईजी हो कर वो कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो उसी फॉर्मेट को बोलते हैं IR रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो उसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइजेशन ये क्या करता है, रिमूव्स डेड कोड, मतलब कि अगर आपका फाइल में या प्रोग्राम में ऐसा कोई कोड है जो कि माने यूज़ ही नहीं हो रहा है, आप यूज़ ही नहीं कर रहे लेकिन आप लिख करके रख दिए हैं, तो ऐसा कोड डेड कोड है, बेकार कोड है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस कोड का, तो इस कोड को हटाया जाता है, यूजलेस कोड को आप हटाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट फोल्डिंग का मैं कॉन्सेप्ट बाद में समझाता हूँ। फंक्शन इनलाइनिंग में क्या करता है कि फंक्शन इनलाइनिंग में आपका जो भी फंक्शन, छोटा कोई भी फंक्शन है, वो कहीं और अगर लिखा हुआ है तो डायरेक्ट ही उसी फाइल में ला करके आपका उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है, और वो फंक्शन को वहीं पर रहने देता है। आपका बार बार छोटा फंक्शन के लिए फंक्शन कॉल क्रिएट करना बहुत ही महंगा पड़ता है, तो फंक्शन इनलाइनिंग उसको ऑप्टिमाइज़ कर देता है, ठीक है। लूप ऑप्टिमाइजेशन करता है, लूप अगर बहुत ज़्यादा है तो छोटा कर देता है, बहुत छोटा है तो ज़्यादा कर देता है अपने हिसाब से, ठीक है। रजिस्टर एलोकेशन इंप्रूवमेंट, अभी इस पर नहीं जाएंगे लेकिन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रजिस्टर्स एलोकेशन इंप्रूवमेंट करता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज मार्क समझ लीजिए कि आपका कोड को और एफिशिएंट बनाता है ताकि रन करने पर आपका बहुत ईजिली टाइम एफिशिएंट बन जाए, एफिशिएंट, टाइम एफिशिएंट बन जाए और मेमोरी एफिशिएंट एंड मेमोरी एज वेल, ठीक है। मेमोरी एफिशिएंट, ये दोनों एफिशिएंसी के ऊपर फोकस किया जाता है, टाइम और मेमोरी की एफिशिएंसी के ऊपर फोकस करके ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने देख लिया सोर्स कोड कैसे प्री प्रोसेसिंग में आया, लेक्सर में आया, पार्सर में आया, फिर सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ तक तो काम हो चुका है। लेकिन अब ऑप्टिमाइजेशन के बाद क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसके बाद असेंबलर है, ऑब्जेक्ट फाइल है। यहाँ पर आपका जो कोड ऑप्टिमाइजेशन के बाद अब असेंबली में क्रिएट होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है। असेंबली लैंग्वेज एक टाइप का लैंग्वेज है, एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है, बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज है, एक टाइप ऑफ लैंग्वेज है, बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज है, जो कि आपका ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होता है। उसको इंसान पढ़ सकता है और उसमें लिख सकता है इंसान, और ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हम CPU से बात कर रहे हैं, उस लैंग्वेज में ऐसा लगता है कि डायरेक्ट हम CPU से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उस लैंग्वेज में कंपाइलर आपका कन्वर्ट करता है C कोड को असेंबली में, ठीक है। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर असेंबली जनरेशन इज द फाइनल स्टेप ऑफ द कंपाइलर स्टेज वेयर द कंपाइलर कन्वर्ट्स इट्स इंटरनल ऑप्टिमाइज्ड रिप्रेजेंटेशन IR इनटू ह्यूमन रीडेबल असेंबली कोड फॉर अ स्पेसिफिक आर्किटेक्चर। जैसे मैंने बताया कि हर CPU अलग अलग होता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का CPU हो गया, लैपटॉप का CPU हो गया, सबका अपना अपना आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हर आर्किटेक्चर का, हर CPU का अपना एक लैंग्वेज भी होता है, ठीक है, और अपना उसका खुद का एक असेंबली लैंग्वेज होता है, और उसी असेंबली लैंग्वेज में हम उस CPU से बात कर सकते हैं। अगर x64 आर्किटेक्चर का CPU है तो हम ARM64 की भाषा में उससे बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और वाइस वर्सा, ठीक है, ठीक है। तो .s और .asm फाइल क्रिएट करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं int a इज इक्वल टू +5, ये int a इज इक्वल टू B+5, ये नॉर्मल C कोड हो गया, उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखा जा रहा है। आप इसे समझिए मत, अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन ये एक एग्जांपल है मशीन कोड का, ठीक है। ये एग्जांपल है एक असेंबली कोड का, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, और इसके बाद अब मशीन कोड जनरेशन होता है। असेंबलर क्या करता है, वो असेंबली कोड को लेकर के आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि .o फाइल में होता है। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इस टॉपिक को मैं इन डिटेल बनाऊंगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो अभी के लिए हम थोड़ा बता देते हैं, लिंकर का टॉपिक है ये। लिंकर एक ऐसा स्टेप है जिसमें आपके जितने सारे डिफरेंट फाइल्स हैं, ऑब्जेक्ट फाइल्स हैं या डिफरेंट मशीन कोड्स हैं, अगर उन दोनों में अगर कोई लिंक है, मतलब कि इस वाले का फंक्शन उस वाले में यूज़ हुआ है या उस वाले का फंक्शन इस वाले में यूज़ हुआ है, तो उन सबको लिंक करने का काम लिंकर करता है, उन सबको जोड़ देने का काम लिंकर करता है, और इसीलिए इसका नाम लिंकर है, ठीक है। लिंक करके करने का काम लिंकर करता है। लिंकर टेक्स ऑल दी ऑब्जेक्ट फाइल्स एंड लाइब्रेरीज एंड कॉम्बाइंस देम इनटू अ फाइनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, ताकि आप सबको जब एक साथ चला पाए तो आपको कोई मेमोरी एड्रेसिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सबको मालूम रहे कि कौन कहाँ है मेमोरी में, ठीक है। लिंकर जोड़ने का काम करता है डिफरेंट फाइल्स को, ठीक है। तो रिजॉल्व सिंबल्स, मैचेस फंक्शन कॉल्स एंड वेरिएबल्स अक्रॉस डिफरेंट फाइल्स, जो भी
अभी इसमें मैं उतना कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दे रहा हूँ कि जो भी वेरिएबल है, फंक्शन है, उन दोनों को डिफरेंट फाइल्स में रिजॉल्व करता है कि कौन कहाँ मेंशन है, कौन कैसे मेंशन है, कहाँ जाना है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के टाइम। तो ये सब लिंकर करता है। और लिंकर में भी दो टाइप होता है, स्टैटिक लिंकिंग और डायनेमिक लिंकिंग। स्टैटिक लिंकिंग में वो तब होता है जब आपका सारा का सारा जितना सारा डॉट ओ फाइल या ऑब्जेक्ट फाइल या मशीन कोड है वो एक साथ लिंक कर दिया जाता है एक ही एग्जीक्यूटेबल में। और डायनेमिक लिंकिंग में ऐसा नहीं किया जाता है। लाइनरी लिंकिंग में रेफरेंस दिया जाता है आपका जीओटी और पीएलटी टेबल के थ्रू। डायनेमिक लिंकिंग में क्या होता है कि डायनेमिक लिंकिंग में रेफरेंस दिया जाता है कि कौन सा कहाँ है, कौन सा कहाँ नहीं है, आपको सब मेमोरी का एड्रेस दे दिया जाता है। ठीक है, आपको एक साथ एक ही बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, एक ही बाइनरी में, एक ही मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं किया जाता है। वो हो गया लिंकिंग प्रोसेस। और इस लिंकिंग के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है आपका, और उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप कहीं पर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये हुआ सी कोड टू मशीन कोड कन्वर्जन। अगर आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक दबा दिए, सब्सक्राइब कर दिए भाई, पहला वीडियो है। और अच्छा और इन डिटेल इन डेप्थ वीडियो लाऊंगा। ये बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं किया, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझाया है। तो भाई आप लोग अगर देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे सोशल्स को भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।